हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। आज हम अपने टॉपिक में ही देखने वाले हैं सीपीजी आइलैंड। ये सीपीजी आइलैंड सीपीजी आइलैंड जो है, ये इसे हम कहते हैं साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानाइन आइलैंड। मतलब यहाँ पर ये इट इज स्टैंड्स फॉर सी, इट इज स्टैंड्स फॉर पी एंड इट इज स्टैंड्स फॉर ग्वानाइन। तो ये साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानाइन आइलैंड है। ये है क्या चीज? ये जो है, ये डीएनए में पाया जाने वाला एक क्रिटिकल पार्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्रिटिकल रीजन है। अब ये क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या हुआ? ये डीएनए में पाया जाने वाला एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा जोन, ऐसा पार्ट है जो कि डीएनए में एक ग्रीन जोन के जैसा फंक्शन करता है। ग्रीन जोन के समान फंक्शन करता है मतलब, जैसे अगर ये एरिया है, इस एरिया को अगर मैंने सीपीजी आइलैंड कहा है, तो ये एक ग्रीन जोन के जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। और ये करेगा क्या? ये फंक्शन करता है कि अगर इस एरिया में सीपीजी आइलैंड है, तो जीन जो है वो ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा। मतलब कब जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना है या कब नहीं होना है, ये सीपीजी आइलैंड जो है वो डिसाइड करता है। सीपीजी आइलैंड जो है वो लगभग 200 से लेकर के 3000 बेस पेयर तक भी देखा गया है। इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है यहाँ। अब जैसा कि हमने पहले ही देखा कि ये रेगुलेट करता है जीन का एक्सप्रेशन, है ना। सीपीजी आइलैंड जो है ये रेगुलेट करते हैं जीन का एक्सप्रेशन यहाँ। अब सीपीजी आइलैंड जो है, ये सीपीजी आइलैंड है क्या एक्चुअली? तो सीपीजी आइलैंड कुछ नहीं, अगर मैं इसे अपना डीएनए समझूं, ये अगर ये हमारा डीएनए है, तो इस डीएनए पर कुछ पार्ट जो है यहाँ यहाँ पर कंटिन्यू ग्वानाइन और साइटोसिन के रिपीट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इसलिए इसे हम सीपीजी आइलैंड कहते हैं। मतलब एक डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मतलब लगभग 200 से 3000 बेस पेयर का, उसमें साइटोसिन और ग्वानाइन जो है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं। और इस कदर कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं कि डीएनए के बाकी हिस्से में भी ऐसा नहीं है कि ग्वानाइन और साइटोसिन प्रेजेंट नहीं होता, होता है। लेकिन बाकी जीनोम के कंपैरिजन में इस वाले एरिया में ग्वानाइन और साइटोसिन की जो क्वांटिटी है, या जो प्रेजेंस है, वो बहुत ज्यादा होता है अदर जीनोम में के कंपैरिजन में यहाँ। तो अब ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है, ये एक्चुअली एक मार्कर की तरह एक्ट करता है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारा जो डीएनए है, वो हमारा डीएनए बहुत ज्यादा लंबा है, इट इज टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा है। अब हमारा डीएनए इतना ज्यादा लंबा है कि सम टाइम कहाँ पर जीन प्रेजेंट है ना, कहाँ पर प्रमोटर प्रेजेंट है, ये रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, कि सीपीजी आइलैंड जो है, जैसे ये है हमारा डीएनए, और इस डीएनए में आपको ये वाला एरिया जो है वो दिख रहा होगा यहाँ। तो इस वाले एरिया में आपको सीपीजी आइलैंड दिख रहा है, जो लगभग 200 300 3000 बेस पेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब लगातार यहाँ पे ग्वानाइन और साइटोसिन के बेसिस जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है, जैसे ये ना, तो ये जो सीपीजी आइलैंड है, ये सीपीजी आइलैंड में ग्वानाइन साइटोसिन प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये अक्सर पाया जाता है किसी भी जीन के, अगर इस वाले एरिया को, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को मैं अगर कोई जीन समझूं ना, कोई एक जीन है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, तो इस जीन के ठीक अपस्ट्रीम प्रेजेंट रहता है ये, है ना।
तो हम इस सीपीजी आइलैंड को एज अ मार्कर प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये एज अ मार्कर है। ये एज अ मार्कर कहाँ है कि जहां से कोई जीन जो है अब शुरू होने वाला है। मतलब डीएनए के इस हिस्से में, अगर इस हिस्से में यहाँ पर कोई सीपीजी का सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक इसके बाद कोई ना कोई जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये किसी जीन के प्रेजेंस होने का एज अ मार्कर है, प्रेजेंस ऑफ जीन उसका मार्कर है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, या एक्चुअली किस चीज के लिए जाना जाता है। सीपीजी ठीक है, प्रमोटर के पास वाला एरिया है, तो ये करता क्या है। ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है, ये एक्चुअली सीपीजी आइलैंड किसी भी जीन के लिए लॉक और अनलॉक सिस्टम है एक प्रकार से, है ना। अब ये लॉक और अनलॉक सिस्टम क्या है। लॉक अनलॉक का मतलब होता है कि अगर कोई जीन लॉक है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब वो ऑफ है। यहाँ अगर वो अनलॉक है तो हम ये कहते हैं कि वो जीन जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और वो ऑन पोजीशन में है। अब सेकंड थिंग कि ये ऑन और ऑफ क्या है ना। तो ऑन और ऑफ का मतलब होता है कि अगर किसी जीन में मिथाइलेशन का प्रोसेस हुआ है ना, तो मिथाइलेशन का प्रोसेस हम ये कहते हैं कि मिथाइलेशन अगर है तो वो ऑफ है, और अगर वो नॉन मिथाइलेटेड है तो वो ऑन है। यहाँ अब ये जो मिथाइलेशन है, ये मिथाइलेशन कहाँ हो रहा है, ये मिथाइलेशन ही हो रहा है सीपीजी आइलैंड में, है ना। ये जो हमारा मिथाइलेशन है, ये मिथाइलेशन कहीं और नहीं हो रहा है, ये मिथाइलेशन हमारा सीपीजी आइलैंड में ही हो रहा है। और सीपीजी आइलैंड में भी कहाँ पर हो रहा है, ये स्पेसिफिकली साइटोसिन पर हो रहा है। साइटोसिन पे भी कहाँ पर हो रहा है, ये साइटोसिन के मिथाइलेशन जो है वो 5th पोजीशन पे हो रहा है। तो हम इसको 5MC पोजीशन कहते हैं, है ना। साइटोसिन के 5th पोजीशन पे मिथाइलेशन होता है, और मिथाइलेशन करवाता कौन है, मिथाइलेशन करवाने वाला एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये जो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज है हमारा, ये इस आइलैंड में मिथाइलेशन करता है। तो अगर मिथाइलेशन हुआ है तो वो पर्टिकुलर जीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। अगर मिथाइलेशन नहीं हुआ है तो वो जो पर्टिकुलर जीन है वो ऑन रहेगा यहाँ पर। तो हम सीपीजी आइलैंड की के कंडीशन को देख करके ये कह सकते हैं कि कब वो जीन ऑन हुआ है और कब वो जीन जो है वो ऑफ हुआ है। अब ये जो ऑफ की कंडीशन है, मतलब अगर जीन ऑफ है और मिथाइलेशन हुआ है तो इसका कारण क्या है। तो जैसा देखिए यहाँ पर ये वाला जो ये जो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है, अनमिथाइलेटेड सीपीजी आइलैंड, यहाँ पर मिथाइलेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जीन है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पे सिंपल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है और जीन जो है वो एक्टिव है। और जो मिथाइलेटेड रीजन है, ये मिथाइलेटेड रीजन में जीन की साइलेंसिंग हो गई है यहाँ। तो अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये जीन की साइलेंसिंग का एक्चुअली मेजर फंडा क्या है। तो ये जीन की साइलेंसिंग क्या है कि अगर सीपीजी आइलैंड में मिथाइल ग्रुप अगर ऐड हो जाता है, मिथाइल ग्रुप का अगर एडिशन हो गया है, तो मिथाइल ग्रुप के एडिशन की वजह से ये एक टाइप से फिजिकल बैरियर का फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिजिकल बैरियर किसके लिए, फिजिकल बैरियर ये परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए और पॉलीमरेज के लिए। पॉलीमरेज मतलब आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए बनाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो ये सीपीजी आइलैंड में अगर मिथाइलेशन हो गया है तो वो फिजिकल बैरियर के जैसे काम करेगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये डीएनए के मेजर ग्रुप से जाकर के बाइंड हो जाता है ना। और मेजर ग्रुप से, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मेजर ग्रुप से बाइंड होने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बाइंड होने के लिए कहीं पर जगह ही नहीं मिलती, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इसी वजह से, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, तो जीन जो है वो हमारा ऑफ हो जाता है। अब दूसरा ये कि ये जो सीपीजी आइलैंड है, इसको पहचानने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक दूसरा प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं MECP2, मिथाइल सीपीजी प्रोटीन 2।
ये जो हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन जाकर के हमारे सीपीजी आइलैंड में बाइंड हो जाता है। अब सीपीजी आइलैंड कैसा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मिथाइलेटेड है, मतलब ये मिथाइलेटेड सीपीजी पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। और ये क्या करता है, एक दूसरा प्रोटीन जिसको हम एसीटोन डी एसाइलेशन के नाम से जानते हैं, डी एसिटाइलेज, सॉरी, डी एसिटाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो डी एसिटाइलेज एंजाइम है, इसका फंक्शन है कि ये डीएनए को टाइटली पैक कर देते हैं, है ना। इनका काम है कि ये डीएनए को टाइटली पैक कर देगा, और कहीं पर भी अगर डीएनए हमारा टाइटली पैक हो गया है तो जीन जो है वो ऑफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना पैकिंग हो गई है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी। तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं हुआ और हमारा जीन जो है वो ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से ये मिथाइलेटेड सीपीजी आइलैंड जो है वो डीएनए को साइलेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो डीएनए हिस्टोन एसिटाइलेज लिखा हुआ है ये वही है। तो डीएनए हिस्टोन डी एसिटाइलेज कहीं और बाइंड नहीं होगा, वो सीपीजी आइलैंड पे ही बाइंड होगा जहां पर ऑलरेडी मिथाइलेटेड प्रोटीन जो है यहाँ। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे सेल में एक जीन प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन का मतलब वो होता है, वो जीन जो हर वक्त, हम ये कह सकते हैं कि 24/7 हर टाइम पर ये एक्टिव है। मतलब अगर ये जीन ऑफ हो जाता है तो सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो जीन को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ये हाउस कीपिंग जीन का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वो हमारे हाउस कीपिंग जीन कैसे होने चाहिए, ये हाउस कीपिंग जीन के सामने भी, ये अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे हाउस कीपिंग जीन है, तो इस हाउस कीपिंग जीन के सामने भी सीपीजी आइलैंड प्रेजेंट होते हैं। पर ये जो सीपीजी आइलैंड है ये नॉन मिथाइलेटेड होता है हमेशा। अगर इसमें मिथाइलेशन हो जाएगा तो हमारे हाउस कीपिंग जीन तो एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए ये हमेशा नॉन मिथाइलेटेड होगा, ताकि इजिली सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हमारी जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो सारे के सारे बाइंड हो सके और ये जीन जो है वो 24/7 हमेशा एक्टिव रह सके। तो अदर जीन के बारे में नहीं, लेकिन हाँ, हाउस कीपिंग जीन में जो सीपीजी आइलैंड होता है वो हमेशा एक्टिव होता है यहाँ पर। अब हमारे पास ये जो सीपीजी आइलैंड है, इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका मेजर इंपॉर्टेंस फर्स्ट ये है, पहला इंपॉर्टेंस हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस होता है इसका डेवलपमेंट में, है ना। पहला इंपॉर्टेंस है इसका डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में, है ना। डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में कैसे, जब आप इमेजिन करिए कि हम जब एम्ब्रियो के फॉर्म में हैं, मतलब सेल जो है वो अभी सेल नहीं है, तो वो अभी एम्ब्रियो के फॉर्म में है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अभी एम्ब्रियो में है। तो इस एम्ब्रियो का जो सीपीजी आइलैंड है, क्योंकि एम्ब्रियो में भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, एम्ब्रियो के पास भी जीन है, तो एम्ब्रियो की जीन में जो सीपीजी आइलैंड है, वो सीपीजी आइलैंड, क्योंकि एम्ब्रियो के पास, हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियो के पास जनरल स्टेम सेल्स होते हैं। हम्म, तो ये जो हमारे जनरल स्टेम सेल्स हैं, इनमें जो जीन है उन सभी के पास सीपीजी आइलैंड है। अब ये जो सीपीजी आइलैंड है, ये सीपीजी आइलैंड ये डिसाइड करता है कि कब ये जो जनरल स्टेम सेल है हमारा, ये जनरल स्टेम सेल कब हार्ट सेल बनाएगा, कब ब्रेन का सेल बनाएगा, है ना, कब इंटेस्टाइनल सेल बनाएगा। तो ये डिसाइड करने वाला कोई और नहीं, ये हमारा सीपीजी आइलैंड ही होता है यहाँ। मतलब ये सीपीजी आइलैंड जीन को ऑन और ऑफ करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हिस्सा जनरल स्टेम सेल का, कौन सा हिस्सा ब्रेन बना रहा है, कौन सा हिस्सा हार्ट बना रहा है, कौन सा इंटेस्टाइन बना रहा है, कौन सा लीवर बना रहा है, ये डिसाइड करता है। मतलब इन सभी को बनाने के लिए जीन का ऑन और ऑफ होना जरूरी है यहाँ, है ना। अगर ब्रेन सेल के सारे जीन एक्टिव हो जाएं और यहाँ पर लीवर के और इंटेस्टाइन के भी हमेशा एक्टिव हो जाएं, तब तो सेल डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा ब्रेन बन रहा है, कौन सा
जो है वो लीवर बन रहा है यहाँ पे। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई ब्रेन सेल बनने के बाद, है ना, कि अगर हमारा ब्रेन सेल जो है वो बन गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेन सेल जो है वो हमारे स्टमक का एसिड प्रोड्यूस करने लग जाए। ठीक है, तो वो सारे जीन जो स्टमक एसिड को बनाने के लिए हेल्प करते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, सीपीजी आइलैंड से ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि सीपीजी आइलैंड जो है वो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन में अपना रोल प्ले करता है ना। अब ये एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन क्या है? ये एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन है कि हम सभी जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल फीमेल है ना, इस बायोलॉजिकल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं यहाँ। तो 2 एक्स क्रोमोसोम अगर दोनों ही एक्टिव हो जाएं यहाँ पर, तो दोनों के ही एक्टिव होने की वजह से प्रोटीन जो बनेंगे, वो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, वो प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है। सम टाइम ये जो है ये टॉक्सिक बिहेवियर के लिए, सेल के टॉक्सिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो क्योंकि दोनों एक्स एक्टिव हो जाएं ना हो, सॉरी, उसके लिए ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है, ये सीपीजी आइलैंड को यूज किया जाता है। और सीपीजी आइलैंड से एक एक्स क्रोमोसोम का, 1 एक्स क्रोमोसोम का के जितने भी जीन्स हैं, सारे जीन्स, ऑल द जीन्स को हम यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं, है ना। यहाँ तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक जीन जो है वो एक्टिव है, एक्स वाला, एक एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा जो है वो साइलेंट है। तो जैसा बाकी सब में जो है ये जो जीन हमारा इनएक्टिव करके रखे हैं हम, ताकि टॉक्सिसिटी, सेल की टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ मत जाए, इसी को हम कहते हैं डोजेस कंपनसेशन। ये कुछ और नहीं है, ये कहलाता है डोजेस कंपनसेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम डोजेस कंपनसेशन के बारे में बाद में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन में भी ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारा सीपीजीएल। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है एपिजेनेटिक एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस में, है ना। अब ये एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है? यहाँ ये देखते हैं कि अगर किसी सेल में, है ना, अगर किसी भी सेल में किसी जीन को सीपीजी आइलैंड की को मिथाइलेट करके ऑफ कर दिया गया हो, है ना, किसी सेल में किसी भी जीन को अगर इस आइलैंड में मिथाइलेशन करके ऑफ कर दिया गया हो, और इस सेल में यदि डिवीजन हो रहा है ना, तो डिवीजन होने के बाद जो 2 डॉटर सेल बनेंगे यहाँ, इन ये दोनों डॉटर सेल में ये पाया गया है कि वो जो दोनों जीन है वो ऑफ ही पाए जाते हैं यहाँ। मतलब ऑफ जीन जो है वो अपने डॉटर सेल में भी ऑफ ही होगा। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि हमारा कोई लीवर का सेल है, ठीक है, अगर हमारा कोई लीवर सेल है और लीवर सेल ने कोई जीन को ऑफ कर रखा है, ठीक है, तो जब ये लीवर सेल डिवाइड होगा तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे, है ना, लीवर सेल से जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी वो जीन जो है वो ऑफ ही रहेगा यहाँ। इसी को हम कहते हैं एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस, ना, यही एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसी को हम एक्चुअली में सेल्यूलर मेमोरी भी कहते हैं। तो सेलुलर मेमोरी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक और पॉइंट कि ये जो हमारा सीपीजी आइलैंड है वो कैंसर में भी बहुत रोल प्ले करता है। कैंसर में कैसे? कैंसर को कंट्रोल करता है ये, है ना। एक्चुअली कैंसर को कंट्रोल नहीं करता, कैंसर के होने के लिए या न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो बहुत सारे, जैसा कि हम एक जीन जानते हैं, एक जीन है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, है ना। ये है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन है कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जब एक्टिव होते हैं तो ये सेल को ट्यूमर
या कैंसरस होने से बचाते हैं, सेल को ट्यूमर होने से बचाते हैं, रोकते हैं, सप्रेस करते हैं। उनका नाम ही ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मतलब ये ट्यूमर बनने से रोक देगा। यहाँ अगर इस ट्यूमर सप्रेसर जीन में मिथाइलेशन, इसमें भी यहाँ पर भी सीपीजी आइलैंड प्रेजेंट है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में सीपीजी आइलैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर मिथाइलेशन हो जाता है यहाँ, तो डेफिनेटली ये ऑफ हो जाएंगे, तो सेल में कैंसर हो जाएगा, सेल जो है दैट विल बिकम कैंसरस। तो अक्सर ये पाया गया है कि जिन सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो अगर ऑफ हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाता है, तो उनमें सीपीजी आइलैंड हाइपर मिथाइलेट हो जाते हैं, है ना, इनमें हाइपर मिथाइलेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये, अब नाउअडेज ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अब कैंसर को पहले से ही पता करने में कि किसी सेल में कहीं कैंसरस की स्टेज तो नहीं है ना, तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए ये अब इसका इंपॉर्टेंस है। कैंसर को कैसे, कि अगर किसी जीन में या जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन में पहले से ही अगर सीपीजी आइलैंड में अगर हमको मिथाइलेशन दिखने लग जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जीन जो है वो इनएक्टिव होने वाला है। तो इसके डायग्नोसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये जो टॉपिक है सीपीजी आइलैंड आपको समझ में आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसमें अगर किसी भी टाइप का आपको कोई डाउट लगे या आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।